हेलो बच्चों, दिस इज मी मेहमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट 2 सितंबर 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट और देखते हैं आज हमें क्या दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या दिया गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में क्या फर्क होता है, चलिए ये डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जहां पर उत्पादन किया जाता है, जैसे कि कृषि यानी कि खेती। यहाँ पर खेती में क्या भूमि का प्रयोग किया जाता है? भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके हम उत्पादन करते हैं, इसे ही प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक में सभी लोग जो होते हैं वो कृषि कार्यों में लगे होते हैं, और सहायक क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक में ये सहायक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य पालन, बाग बगानी वगैरह भी इसके उदाहरण होते हैं। जैसे बाग बगानी, बाग वगैरह जो होता है उसमें जो भी उत्पादन करते हैं, या फूलों का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, वो सभी प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। और जानवर का मत्स्य पालन या पशुपालन भी जो होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्रक। वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। ठीक है, वो द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी उत्पादन होता है वो उस उत्पादन का प्रयोग करके उसे तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक हमें कच्चा माल प्रोवाइड करता है और उसी कच्चे माल, उसी रॉ मटेरियल को हम प्रिपेयर मटेरियल में जब कन्वर्ट करते हैं तो जिन क्षेत्रों को, जो क्षेत्र ये कार्य करते हैं वही द्वितीयक क्षेत्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रियां, भवन निर्माण आदि। तो इसका सही एग्जाम्पल जो आप अच्छे से समझ सकते हैं, कारखाने, फैक्ट्रियां होता है। क्योंकि सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है वो क्या होता है? कपास यानी रुई। वो कहाँ से प्राप्त होती है? प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि से प्राप्त होती है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि फैक्ट्रियों में उसी रुई, उसी कपास का यूज करके कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ा क्या है? एक तैयार माल है। ठीक है, एक प्रिपेयर मटेरियल है। तो द्वितीयक क्षेत्रक क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उसको यूज करके प्रिपेयर मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है द्वितीयक क्षेत्रक। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, सेवा इसका नाम कॉमन है जो बहुत ही पॉपुलर है, तो सेवा क्षेत्रक जल्दी याद रहता है बच्चों को। तृतीयक क्षेत्रक भी कहा जाता है इसे, उदाहरण के लिए बैंकिंग, परिवहन। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक के अपने काम जो भी होते हैं उनके काम में हेल्प करने का जो काम करता है वो तृतीयक क्षेत्रक करता है। जैसे कि मैं एक शिक्षिका यानी कि टीचर हूं और मैं आपको जो प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या ज्ञान प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये किसका उदाहरण है? इन तीनों में से अगर आपको उदाहरण में एग्जाम्पल देना है तो क्या है? तो मैं तृतीयक क्षेत्रक से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ? सेवा प्रोवाइड कर रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ। ठीक है, तो जो भी सेवा एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं उसे तृतीयक क्षेत्रक में काउंट किया जाता है। इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद
कहते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी विशेष वर्ष यानी एक साल की सीमा के दौरान, एक साल यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब आप सोचेंगे मैंने 1 अप्रैल क्यों बोला, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे नॉर्मल ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है, ऐसे ही जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो एक साल के अंदर यानी एक साल की जो सीमा तय की जाती है उस सीमा के अंदर प्रत्येक क्षेत्रक यानी तीनों क्षेत्रक जो होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रक से जो भी उत्पादन किया जाता है चाहे वह वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है कि पूरे देश में कितना उत्पादन हुआ, इसकी जानकारी कौन देता है, सकल घरेलू उत्पाद देता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो भी अंतिम वस्तुएं होती हैं। अब आप सोचेंगे अंतिम वस्तुओं का क्या अर्थ होता है। अंतिम वस्तुओं का अर्थ होता है जैसे कि हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला कपास यानी कि रुई, और द्वितीयक क्षेत्रक में क्या हुआ, कपास से कपड़ा बनाया गया, पर क्या वो कंप्लीट प्रोडक्ट है, क्या वो अंतिम वस्तु है, नहीं। कपड़ा पूरी तरीके से अंतिम वस्तु नहीं होता, क्योंकि कपास बनाया गया, वो द्वितीयक क्षेत्रक में गया, एक फैक्ट्री ने कपास को यूज करके धागे बनाए, कॉटन के क्या बनाए, धागों के रोल बनाए। दूसरी फैक्ट्री जो है उन धागों का यूज करके मशीनों से कपड़े बनाएगी। ठीक है, कॉटन के बंडल वाले कपड़े, सिर्फ जो थान वाले कपड़े जिनको आप बोलते हैं वो कपड़े बनाएगी। और जो तीसरी फैक्ट्री है या कंपनी है या डिजाइनर्स है वो क्या करेंगे, उस कपड़े को यूज करके उनसे पहनने के लिए अलग अलग ड्रेसेस बनाएंगे। ठीक है, तो ड्रेसेस मार्केट में सेल होंगी, ना कि कपड़ा मार्केट में सेल होगा। जो ड्रेस बनेगी वो आपकी अंतिम वस्तु होगी। अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो ग्राहक यानी उपभोक्ता तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे कि जो भी आप मार्केट में जाते हैं तो ना तो आप कपास खरीदने जाते हैं, ना ही आप थ्रेड खरीदने जाते हैं और ना ही आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप मार्केट में लेने जाते हैं ड्रेस। ठीक है, तो ड्रेस आपको घर पर नहीं बनानी है, आपको प्रिपेयर ड्रेस खरीदनी है मार्केट से। तो जो ड्रेस आप मार्केट से परचेज करते हैं उसे ही अंतिम वस्तुएं कहते हैं, यानी जो चीज बिकने के लिए मार्केट में रेडी रहती है उसे ही अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं पूरे साल में तीनों क्षेत्रक से जितना उत्पादन किया गया है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आगे बात करते हैं, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय, दोहरी गणना क्या होता है, दोहरी गणना की समस्या हो जाती है कई बार। तो ये क्यों उत्पन्न होती है, जब राष्ट्रीय आय, अब आप सोचेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, आपको आय का मतलब पता है, इनकम। ठीक है, एक इंसान जो पूरे महीने कमाता है वो उसकी इनकम हो गई एक महीने की, जो पूरे साल कमाता है तो एक साल की इनकम हो गई। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी देश की सीमा के अंदर जो देश की इनकम होती है एक फाइनेंशियल ईयर की, उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब आप सोचेंगे देश कैसे कमाता है, जो हमारी कंट्री होती है, जो देश की हमारे इनकम होती है, उसी इनकम से हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी पे की जाती है। इसके सिवा सरकार आपके लिए जो भी काम करती है उसी इनकम से होता है। तो अब ये इनकम आती कहाँ से है, ये इनकम ऐसे आती है कि जितने भी तरह के आप टैक्सेस पे करते हैं वो सारी गवर्नमेंट की इनकम होती है, वही राष्ट्रीय की इनकम होती है। मतलब जो भी जितने भी तरह के आप टैक्स भरते हैं या कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट को पे करते हैं, सपोज आप रोड पे जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो आपको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता है, वो कॉम्पेंसेशन भी गवर्नमेंट की इनकम होती है और वही राष्ट्रीय आय होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर लिखा होता है ना इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो हर प्रोडक्ट पे हम लोग टैक्स पे करते हैं और वो जो टैक्स होता है वो ही सरकार की या हमारे देश की इनकम होती है। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादनों के
सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः इससे बचने के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जाती है। ठीक है, तो दोहरी गणना की समस्या ना हो जाए, मतलब एक चीज को हम दो बार काउंट ना कर लें, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं, उसके बाद जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो सिर्फ अंतिम प्रोडक्ट की ही गणना की जाती है, प्राइमरी की नहीं की जाती है। अंतिम किस लिए की जाती है? क्योंकि जब एक प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा तो वो प्राइमरी स्टेज से लास्ट स्टेज तक पहुंचने तक उसमें सारी कैलकुलेशन ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी और फाइनल का मतलब हम प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को दो बार कैलकुलेट करेंगे तो हमारी सभी गणना दोहरी हो जाएगी, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए राष्ट्रीय आय निकालते वक्त सकल घरेलू उत्पाद की जब कैलकुलेशन की जाती है, उसमें हर प्रोडक्ट को अंतिम वस्तु जो होती है सिर्फ उसी की गणना की जाती है, ताकि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न ना हो। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का हिस्सा आपने यहाँ पर देखा तो आपको दिखा रखा है क्षेत्रकों का हिस्सा। प्राथमिक क्षेत्रक आपको दिखाया है 71, 72 और 2011-12, यानी कि 1971 और 72 का दिया हुआ है और 2011 और 12 का दिया हुआ है, ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें आसानी से। तो हमने देखा 71-72 जो फाइनेंशियल ईयर था और 11-12 का जो फाइनेंशियल ईयर था, प्राथमिक क्षेत्रक जो था उसका लगभग 40% हिस्सा था, जबकि 11-12 में ये 15% रह गया था। द्वितीयक क्षेत्रक में हमने देखा पहले 25% था योगदान, अब अभी भी लगभग 25% के आसपास है। तृतीयक क्षेत्रक में हमने देखा पहले 35% था, अब 60% है। रोजगार में विभिन्न क्षेत्रकों का हिस्सा, रोजगार में कितना हिस्सा था लोगों का, तो 72 और 3 का हमने देख लिया है और दूसरा ईयर हमने लिया 11-12 का। तो इसमें देखा प्राथमिक क्षेत्रक से 74% था, जबकि ये कम होके 2011-12 में 49 यानी 49% रह गया। इसका मतलब कि प्राथमिक क्षेत्रक में कितने लोग लगे हुए थे, पहले 74% लोग लगे हुए थे, जब क्योंकि अब 49% लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, तो इससे प्रचंड बेरोजगारी उत्पन्न होती है और देश जो होता है उसकी तरक्की रुक जाती है। आगे देखा द्वितीयक क्षेत्रक, इसमें पहले 11% लोग ही लगे हुए थे और अब जो है वो लगभग 24% लोग जुड़ चुके हैं। तृतीयक क्षेत्रक की बात करते हैं तो यहाँ पहले 15% थे और अब ये बढ़कर 27% हो चुका है। तो ये थी इसकी कैलकुलेशन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। उपरोक्त सारणी, सारणी मीन्स होता है टेबल, उपरोक्त मतलब जो ऊपर दिया गया है। उपरोक्त सारणी से ये स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि वह कार्यशील जनसंख्या की लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करती है। तो आपने कैसे देखा कि कुल कार्यरत जनसंख्या को लगभग 50% आबादी, लगभग आधी आबादी को क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। इससे अभिप्राय है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्रक में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये बेरोजगारी छिपी हुई होती है, इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है कि बेरोजगारी भी छिपी होती है? भाई ऐसा ऐसे हो सकता है कि जो एक जमीन का टुकड़ा होता है उस पे किसी एक किसान की ही आवश्यकता होती है कृषि करने के लिए, ठीक है, एक से अधिक किसान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जमीन छोटी होती है, कम होती है। पर किसान अगर वो 3 भाई हैं तो तीनों भाई उसी खेती के ऊपर निर्भर हैं। इससे कि ये हो जाएगा कि उससे जो भी उनकी इनकम होगी उससे 3 परिवारों का खर्चा आसानी से नहीं चल सकता। तो इस तरीके से 2 लोग जो हैं वो गलत उसमें लगे हुए हैं और इसलिए प्रचंड बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यानी किसी एक को उस कार्य में लगकर बाकी 2 लोगों को कोई अन्य कार्य करना
चाहिए ताकि बेरोजगारी ना हो, उसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ये आज की वर्कशीट थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और इसी के साथ हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 3, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो ये हैं आज के हमारे 3 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्नों के उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। तो पहला देख लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्रों का यूज करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को विनिर्माण किया जाता है, यानी दोबारा से बनाया जाता है, वह द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्रियां। तो द्वितीयक में क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसे तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक की। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, उसे तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक, प्रत्येक मतलब तीनों क्षेत्रक, प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल जोड़ सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रक मिलके पूरे साल में जो भी उत्पादन करते हैं, अगर उसका योगफल निकाला जाता है, जोड़ निकाला जाता है, उसे ही सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो जिस स्थान पर एक व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता होती है वहां एक से अधिक लोग कार्यरत हो, उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे भारत में छोटी छोटी भूमि पर आवश्यकता से अधिक लोग कृषि करते हैं तथा छिपी हुई बेरोजगारी को जन्म देते हैं, यानी कि वहां पर आवश्यकता एक व्यक्ति की होती है पर कार्य 3 या 4 लोग कर रहे होते हैं, इसलिए वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी का जन्म होता है। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि बहुत ही इजी थी, मजेदार थी। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर, और वहां से रिटन नोट्स आप लेकर अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हूं महिमा और आप